हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम लगातार आपके लिए इंटर्नशिप डायरिया प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिनमें हमने 5-6 डायरिया प्रोवाइड करवा दी हैं और इसी प्रकार अनवरत बिना रुके हम आपके लिए डायरिया तैयार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार डायरिया पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास अपलोड करते ही तुरंत पहुंच जाए। तो इस बार हम बना रहे हैं प्रोफाइल पर एक इंटरसेप्ट डायरी। प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफाइल डायरी को किस प्रकार बनाना है आपको बताएंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर सुनिएगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको आपके विद्यालय के अनुसार इसमें कौन कौन से संशोधन करने हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर सीधा सीधा करोगे या पॉज करके करोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से संशोधन करते हुए आपको डायरी बनानी है। तो दोस्तों वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल का यह वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये अपने हैं प्रोफाइल की डायरी का वीडियो। तो दोस्तों ये प्रमाण पत्र शाला के प्रधान द्वारा भरा जाएगा। ये अपनी संकेतिका है, ये इसमें अपने प्रोफाइल बनाने के बिंदु हैं। जिसमें प्रोफाइल क्या होती है देख लीजिए कि विद्यालय अनुभव के संपूर्ण कार्यक्रम में विद्यार्थी से संबंधित प्रत्येक जानकारी का अभिलेख एक फाइल में संधारित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न जानकारी प्राप्त की जाती है: विद्यालय का नाम, तहसील का नाम और जिला का नाम। फिर विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, जिसमें छात्र छात्राएं और कुल कितने हैं, SC ST के कितने हैं, छात्र छात्राएं अलग अलग कितने हैं, फिर OBC के कितने हैं, जनरल के कितने हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड करके बताना। फिर विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि कैसी है, अधिकांश छात्र किस वर्ग में आते हैं, शिक्षित, अशिक्षित, धनिक, निर्धन, सामान्य, कृषक, व्यापारी, नौकरी पेशा आदि के दृष्टिकोण से। इस अवधि में किए गए विद्यार्थियों द्वारा अभिलेख का विवरण देना है। विद्यार्थियों के अधिगम सार समूह, छात्र संख्या, कुशल समूह है, सामान्य समूह है, कमजोर समूह है। इस प्रकार छात्र छात्राओं को डिवाइड करके योग करना। अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा की समझ, वह छात्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें कमजोर और होशियार दोनों को डिवाइड किया जाएगा। विद्यालय में उपलब्ध जल व्यवस्था पर विचार करना है। खेल कूद की व्यवस्था किस प्रकार है, शौचालयों की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था किस प्रकार है, रसोई घर क्या किस प्रकार है, पुस्तकालय की व्यवस्था किस प्रकार है, विद्यालय की कोई उल्लेखनीय आदर्श व्यवस्था हो तो। इस प्रकार ये डायरी बनानी अपने को। अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। विद्यालय का नाम इस प्रकार लिख देना है। फिर आपको विद्यार्थियों की संख्या में इस प्रकार सारणी बनाकर बताना। तो दोस्तों इसमें मैं बता दूं, आप अपने विद्यालय में जाकर विद्यालय के अटेंडेंस रजिस्टर को चेक कीजिएगा, उसको देखिएगा किस प्रकार भरा जाता है। आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारा हक होता है कि हम अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह को सीखें कि किस प्रकार ये बनाए जाते हैं, इसमें किस प्रकार पूर्तियाँ होती हैं। तो वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर मतलब कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं और टोटल मिला के कितने हैं, कौन सी कैटेगरी से हैं, OBC, जनरल, SC ST। तो यहाँ पर मैंने अपने विद्यालय से ये आंकड़े प्राप्त किए हैं। विद्यालय में कुल विद्यार्थी 56 हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि किस प्रकार है, तो यह श्रमिक वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, नौकरी वर्ग है, अन्य वर्ग है। तो देखिए श्रमिक वर्ग में मैंने लिखे हैं 38। मैंने ये आंकड़े स्कूल के रजिस्टर से प्राप्त किए हैं। व्यापारी वर्ग हैं 7, फिर नौकरी वर्ग में 9 है, फिर अन्य वर्ग में 3 आ जाते हैं। इस विद्यालय में अधिकांश छात्र मजदूर श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC तथा जनरल आदि वर्गों से आते हैं। कुछ बच्चे निर्धन वर्ग से हैं, कुछ बच्चे मध्यम वर्ग से, कुछ बच्चे सामान्य वर्ग से भी कम हैं। हम कुछ बच्चों के अभिभावक नौकरी पेशे से भी हैं। तो इस प्रकार बच्चों के आर्थिक बैकग्राउंड को देखा जाए तो बहुत सारी वैरायटी है, विविधता है। इन बच्चों को पढ़ाने की सभी सुविधाएं थी विद्यालय में एवं अभिभावक भी उनकी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, जबकि निर्धन वर्ग के छात्रों के अभिभावक मजदूरी करते हैं एवं वे शिक्षित भी नहीं हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक नहीं कर पाते। थर्ड पॉइंट है हमारी प्रोफाइल का, विद्यार्थियों के अभिलेखों का विवरण। इसमें भी आपको विद्यालय में जाकर विद्यालय के अभिलेखों को देखना होगा। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित निम्न अभिलेख उपलब्ध करवाए गए हैं। तो अभिलेखों का नाम है और ये विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं, हाँ या ना में आपको लिखना है। छात्र उपस्थिति पंजिका, स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर, हाँ हमारे विद्यालय में है। शिक्षक उपस्थिति पंजिका है। मध्याह्न भोजन पंजिका, हाँ। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, TC सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, हाँ है। विद्यालय अनुशासन पंजिका, हाँ। विद्यालय प्रबंधन समिति, हाँ।
खेलकूद सामग्री का पंजिका, हाँ। परीक्षा परिणाम पंजिका, हाँ। पाठ्य पुस्तक वितरण पंजिका, हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार की ये पंजिका, इसमें कुछ अन्य अभिलेख भी देख सकते हैं। अभिलेख में छात्र प्रवेश पंजिका है, समय विभाग चक्र पंजिका है, कक्षा अनुसार पंजिका है, अध्यापक अनुसार पंजिका है, अध्यापक दैनंदिनी डायरी है, प्रतिदिन उपस्थिति रजिस्टर है। इस प्रकार इस अनुभव कार्य विधि में कुछ विद्यार्थियों ने क्रियाकलापों में भाग लिया। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी के कालांश में अंग्रेजी वर्णमाला के अंतर्गत फलों के नाम, जानवरों के नाम, बॉडी ऑफ पार्ट ऑफ बॉडीज के नाम आदि श्यामपट्ट पर लिखते हैं। छात्र हिंदी के कालांश में वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, विलोम शब्द, प्रयोगवाची शब्द, लिंग, वचन आदि श्यामपट्ट पर लिखते हैं और अध्ययन करते हैं। गणित के कालांश में छात्र जोड़, बाकी, गुणा, भाग से संबंधित संक्रियाएं श्यामपट्ट पर लिखते हैं। छात्र पर्यावरण अध्ययन के कालांश में आसपास के वातावरण के घटकों को सूचीबद्ध कर देखते हैं तथा उनको श्यामपट्ट पर भी लिखते हैं। समूह है। अब हम विद्यार्थियों को कुशल, सामान्य और कमजोर इस प्रकार समूहों में विभक्त करेंगे। तो यह भी आंकड़ा आप विद्यार्थियों की कक्षाओं में जाकर उनको पढ़ाकर उनका अवलोकन करके प्राप्त कर सकते हो। जैसे मैंने कुशल समूह में 7 छात्र और 5 छात्राओं को शामिल करके 12 कुशल समूह में शामिल किए हैं। फिर सामान्य समूह में 12 छात्र और 18 छात्राएं अर्थात 30 विद्यार्थियों को शामिल किया है। फिर कमजोर में मैंने 6 छात्र और 8 छात्राओं अर्थात 14 विद्यार्थियों को शामिल किया। अपने शिक्षण विषय में छात्रों की अवधारणा की समझ। तो मुझे शिक्षण अभ्यास कार्य हेतु अंग्रेजी विषय, हिंदी विषय व गणित विषय पढ़ाने हेतु कक्षा 4 व 5 आवंटित हुई है। मेरा पढ़ाने का तरीका अत्यंत सरल व सुगम था, जिसको बच्चों द्वारा आसानी से समझा जाता था। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका सतत मूल्यांकन भी किया जाता था मेरे द्वारा, जिससे उन्हें जो विषय वस्तु पढ़ाई जाए वे स्पष्ट हो सके। बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी शिक्षण विधि व सामग्री काम में ली गई वो उपयुक्त थी मेरे द्वारा। फिर छात्रों की शिक्षण के प्रति बहुत ही अच्छी रुचि हो तथा वे विद्यालय के सर्वाधिक अध्यापक में मुझसे शिक्षण कार्य करवाने की रुचि रखते हो। छात्र शिक्षण की क्रिया के दौरान अधिक समय की लालसा रखते थे अतः अवधारणा के निम्न बिंदु हो। छात्रों में उत्सुकता होनी चाहिए, छात्रों में समझ होनी चाहिए, छात्रों में रुचि एवं अन्य कारण। तो फिर अगला पॉइंट देखते हैं, वह छात्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इस विद्यालय में वे छात्र जिन पर अध्ययन के दौरान विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, तो इसमें ये सभी जो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर या फिर बौद्धिक रूप से थोड़े कमज़ोर, जो शिक्षण अधिगम के बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते या इनकी खुद की लापरवाही या अभिभावकों की लापरवाही, कुछ भी कारण हो सकता है। तो कक्षा 1 से कमज़ोर विद्यार्थियों का कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 ये आप अपने विद्यालय में जाकर पता कीजिए और उनको यहाँ पर सम्मिलित कीजिए। तो मैंने अपने विद्यालय से ये आंकड़े जुटाए हैं, तो आप भी जुटाइएगा। दोस्तों यहाँ पर एकदम हूबहू लिखना गलत बात है। इन सभी कक्षाओं में जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उपयुक्त बालक कमजोर थे जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, लेकिन प्रत्येक कक्षा में कुछ बालक होशियार भी थे जो निम्न है। कक्षा 5 तक मैंने 1 से 5 तक के बच्चों को जहाँ होशियार बालक हैं उनको भी यहाँ पर अंकन किया है। तो आप आसानी से यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि मैंने किस प्रकार डायरी को अच्छे से सुंदर हैंड राइटिंग में तैयार किया है। तो अगला बिंदु हमारे इसी से संबंधित है। ऐसे छात्र जो आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति से कमजोर हैं उन्हें अतिरिक्त समय के हिसाब से ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार जो छात्र किसी कारणवश विद्यालय किसी दिन नहीं आ पाता है तो उसकी सहायतार्थ अलग से व्यवस्था कर उस शिक्षण बिंदु का शिक्षण करवाया जाए, अलग से समय निकाल कर व्यवस्था की जाए। फिर विद्यालय में उपलब्ध जल व्यवस्था पर विचार करते हैं। तो विद्यालय में जल व्यवस्था एकदम अच्छी थी और पीने हेतु पानी ताज़ा भरा जाता था। एक टंकी बनी हुई थी जिसकी समय समय पर सफाई की जाती थी तथा कीटनाशक दवा का भी प्रयोग किया जाता था। पानी व्यर्थ न बहे इसलिए एक गड्ढे को खोदा गया जो कि ऊपर से बंद भी था, जिससे छोटे पेड़ पौधों को जोड़ा गया ताकि पानी का पुनः व अच्छे कार्य में उपयोग हो सके। गड्ढे को ऊपर से बंद किया गया है ताकि कोई हादसा नहीं हो और सारा पानी इस गड्ढे के माध्यम से छोटे छोटे पेड़ पौधों के पास पहुंचाया जाता है। विद्यालय में खेलकूद व्यवस्था पर विचार किया जाए तो मेरे विद्यालय में खेलकूद के लिए उचित व्यवस्थाएं थी। क्योंकि मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय था इसलिए विद्यालय में ठीक ठाक आकार का खेल मैदान भी है जिसमें विद्यार्थी कबड्डी, खो खो, पकड़म पकड़ाई आदि रुचिकर खेल अधिक खेलते हैं। जैसे लड़कियां मनोरंजन हेतु सतोलिया, रुमाल झपट्टा आदि खेल खेलती थी। मेरा सहयोगी छात्र पंकज भी कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी था
जो कि खेल के मैदान में नेतृत्व किया करता था। विद्यालय में शारीरिक शिक्षक अलग से नियुक्त नहीं हैं, फिर भी अन्य शिक्षक गणों के प्रयासों से विद्यार्थी खेल गतिविधियों में भाग ही नहीं लेते बल्कि अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे विद्यालय की खेल व्यवस्था थी। तो इस प्रकार आप भी अपने विद्यालय में जाइए और पता कीजिए कि किस प्रकार का खेल मैदान है और वहाँ पर कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो अच्छे से अध्ययन करके इस डायरी को तैयार करना है। दोस्तों, मैं केवल आपके लिए संकेत या हिंट लेकर आया हूँ कि आपको डायरी किस प्रकार तैयार करनी है। आप इसको स्वयं तैयार कर लीजिएगा। कंप्यूटर व्यवस्था पर विचार। आज का युग कंप्यूटर व डिजिटलीकरण का युग है और गत 2 वर्षों में कोविड-19 के चलते ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार भी काफ़ी देखने को मिला। तो आज के युग में कंप्यूटर की महती आवश्यकता है, जिसमें विद्यालय की शाला दर्पण प्रविष्टियाँ करने का कार्य है तथा विद्यार्थियों को कंप्यूटर ज्ञान में प्रशिक्षित करने में भी आवश्यक है। इसके सफल संचालन के लिए कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति भी जरूरी है। हमारे विद्यालय में कंप्यूटर व कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्थाएं नहीं है। समय समय पर इस हेतु सरकारी तंत्रों व भामाशाहों से अनुमोदन किया गया, लेकिन अभी तक इस विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं की गई है। तो कि ये एक चिंता का विषय है। कंप्यूटर सहायक अधिगम के दौरान अधिगम को आसान, रुचिपूर्वक व आनंददायी ढंग से किया जा सकता है। कंप्यूटर द्वारा पढ़ाई तथा इसके साथ साथ नई तकनीकी के ज्ञान का विकास भी संभव है। हमारे विद्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था किस प्रकार है, इस पर चर्चा करते हैं। मूलतः विद्यालय में इंटरनेट का प्रयोग करने वाले संसाधन अर्थात कंप्यूटर जैसे संसाधनों की व्यवस्था भी नहीं है, तो इंटरनेट का प्रयोग कैसे करेंगे। फिर भी इंटरनेट के अभाव में उत्पन्न समस्याएं इस प्रकार हैं। विद्यालय में इंटरनेट उपलब्ध नहीं है, जिससे छात्रों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के युग में इंटरनेट का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के युग में इंटरनेट दुनिया का सबसे अच्छा, सहज व बहुलता से चलने वाला एक लोकप्रिय और लोक प्रचलित साधन है, जिसके कारण दुनिया की लगभग हर समस्या का हल किया जा सकता है। तो इंटरनेट का होना आज के युग की एक महती आवश्यकता बन गया है, इसलिए विद्यालयों में कंप्यूटर व इंटरनेट का होना आज के समय की मांग है। अगर आपका विद्यालय उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर का है तो वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था बिल्कुल होगी। तो आप इसमें वहाँ पर जाकर चेक कीजिएगा कि कंप्यूटर की व्यवस्था और कंप्यूटर शिक्षक इंटरनेट की व्यवस्था वगैरह है कि नहीं है। अगर है तो आप इसको पॉइंट को बदल कर थोड़ा संशोधन करके अच्छे से तैयार कीजिएगा। फिर सभागार की व्यवस्था है। सभागार की हमारे विद्यालय में सभागार की व्यवस्था अलग से तो नहीं है, लेकिन समय समय पर प्रधानाध्यापिका व सभी अध्यापक गण विद्यालय के कार्यालय ऑफिस कक्ष में एकत्रित होकर विद्यालय की गतिविधियों व समस्याओं पर विचार विमर्श व मंथन करते हैं। शिक्षक अभिभावक बैठक भी इसमें महत्वपूर्ण है, जिसके दौरान शिक्षक विद्यार्थी की प्रगति के बारे में अपने विद्यार्थी के संरक्षक अभिभावक से चर्चा कर उसके लिए घर पर भी पढ़ने के लिए उचित वातावरण प्रदान करवाना भी इस बैठक का उद्देश्य होता है। समय समय पर विद्यालय में आयोजित होने वाले उत्सवों, कार्यक्रमों व पर्वों के आयोजन की योजना निर्माण पर विचार विमर्श हेतु भी सभागार भवन की आवश्यकता रहती है। जैसे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है तो उससे पहले संस्था प्रधान सभी अध्यापकों के साथ इस बात को पेश करेगा तथा सभागार में भाषण भी देगा। इस प्रकार एक विद्यालय में उचित व्यवस्था में सभागार भवन होना आवश्यक है। इस प्रकार विद्यालय को एक सभागार भवन की आवश्यकता है, जिसका सदुपयोग भी संभवतः होगा। फिर आगे रसोईघर की व्यवस्था है। हमारे विद्यालय में मिड डे मील भोजन व्यवस्था के लिए भोजन निर्माण हेतु एक उचित रसोईघर है। यहाँ गैस सिलेंडर पर खाना बनाया जाता है। संतुलित व पौष्टिक आहार हेतु सप्ताह में अलग अलग भोज्य पदार्थ बनाए जाते हैं, जिसका विवरण रसोईघर की दीवार पर सारणी रूप में वार अनुसार किया गया। ग्रीष्मकालीन ऋतु में तेज धूप से बचने के लिए भोजन हेतु रसोईघर के ठीक आगे एक टिन शेड बनाया गया है, जहाँ छात्र व छात्राएं बिना किसी भेदभाव भोजन करते हैं। भोजन करते वक्त छात्रों के लिए अच्छी व साफ सुथरी चटाइयों का प्रयोग किया जाता है। वह विद्यार्थी क्रमशः पंक्ति में बैठकर भोजन किया करते हैं। विद्यार्थियों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाकर उन्हें खाने के बर्तन स्वयं साफ करने को कहा जाता है और वह खुशी खुशी ये कार्य करते हैं। नोट, यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये व्यवस्था तो सब पहले की थी। अब क्या चल रहा है, अब कोविड-19 के चलते मिड डे मील में भोजन व्यवस्था न करके खाने के सामान को पैकिंग के रूप में छात्र छात्राओं को मासिक पैकेट वितरित किए जाते हैं, जिनको वह घर पर उपयोग करते हैं। फिर है पुस्तकालय की व्यवस्था। तो हमारे विद्यालय में पुस्तकालय हेतु अलग से कमरे की व्यवस्था तो नहीं है, मगर कक्षा कक्ष में ही सुव्यवस्थित ढंग से पुस्तकें जचाई गई है, जिनमें महापुरुषों, कहानियों, कविताओं की पुस्तकें संग्रहित की गई हैं। पुस्तकालय में लगभग 200 पुस्तकें हैं, जिनके विवरण संबंधी ब्यौरा रखने हेतु एक पंजिका बनाई गई है, जिसके अंदर उन विद्यार्थियों की प्रविष्टियां दर्ज की जाती हैं जो पुस्तकें पढ़ने के हेतु प्राप्त करते हैं।
और निश्चित समय के पश्चात पूरे जमा कराना देते हैं। आप इसमें निर्धारित परिवर्तन संशोधन कर सकते हो अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय की अवस्था है या उपलब्ध है, अगर पुस्तकें भी अधिक मात्रा में हैं तो। हरा भरा प्रकृति रम्य वातावरण। तो हमारे विद्यालय का दोस्तों वातावरण कैसा है? हरा भरा व प्रकृति मित्र वातावरण है, जिसके अंदर कुछ बड़े कुछ छोटे विविध प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, जो विद्यालय परिसर की शोभा में चार चांद लगाते हैं। इन पेड़ों की छांव का आनंद विद्यार्थी मध्याह्न समय के दौरान लेते हैं। जो भी नए पौधे लगाए जाते हैं उनकी देखभाल व पानी देने की जिम्मेदारी विद्यार्थियों को सौंप दी जाती है, जो कि उनको कर्तव्यनिष्ठ और स्वावलंबी बनाया करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो। तो यहाँ से आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप आसानी से यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा दोस्तों। लेकिन जो जो मैंने संशोधन आपको बताए हैं उनका ध्यान रखना। ये निकाल लीजिए दूसरे पेज का। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे। ये पेज नंबर 3, यह पेज नंबर 4। दोस्तों आपसे एक बार फिर आग्रह करूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से डायरिया तैयार कर लो। यह पेज नंबर 5 आपके लिए। ये देखिएगा पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7, ये पेज संख्या 8। दोस्तों इसमें टॉपिक्स में क्रमांक में कुछ गड़बड़ी है तो उसका आप थोड़ा ध्यान कर लेना। ये पेज संख्या 12 सभागार वाला, ये पेज संख्या 10 रसोई घर की व्यवस्था वाला, और ये अपने पेज संख्या 11 पुस्तकालय की व्यवस्था है, हरा भरा प्रकृति रम्य वातावरण है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट प्राप्त करके अच्छे से वीडियो को देखकर और आवश्यक संशोधन करते हुए अपनी प्रोफाइल डायरी को तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से एक बार फिर हार्दिक आभार। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।